नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आंसर को वन लाइनर के रूप में। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जीएस पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पहला में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 26 जनवरी 1950। दूसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो यहाँ पर टोटल 33 की जगह 34 होगा, ये थोड़ा गलत है। कुल जो होते हैं वो 34 होते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? अनुच्छेद 124 का 2, उसी के तहत किया जाता है। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो कॉलेजियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसी भी न्यायाधीश को स्थानांतरित जो कर सकेंगे वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु कितनी है? अधिवर्षिता मतलब अधिकतम कितने आयु तक वो काम कर सकते हैं? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। वही उनको पद और शपथ की ग्रहण भी दिलवाते हैं। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के आदेश के बगैर हम किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं। अगला, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विशेष बहुमत या कह सकते हैं इसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ पहली बार स्वतंत्र भारत में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे उनके विरोध में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? तो याद रखना 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 127 है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 127। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 130 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर
वकालत करने की मनाही है, तो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत वो नहीं कर सकते। कौन? जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं हुए। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 131। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? आंसर होगा मूल क्षेत्राधिकार। क्या होगा आंसर? मूल क्षेत्राधिकार। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्य के बीच राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? तो मूल क्षेत्राधिकार। अगला, उच्च न्यायालय और क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो सौंपा गया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्धन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। संविधान के भाग 111 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार अगर किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वे सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? आंसर होगा मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए। तो मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, किस लेख के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करेंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो कुल जो रिट होते हैं वो 5 प्रकार के जारी कर सकते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय। किसके लिए? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने का शक्ति दी है, तो संविधान के इन याचिकाओं में कितने प्रकार वर्णित हैं? 5 प्रकार। हमें भी बात की है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो व्यादेश के बारे में। कौन सी याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किस स्थिति में किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में। कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को गलत तरीके से गैरकानूनी गिरफ्तारी हुई है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेंगे।
अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 22। परमादेश रीट एक मौलिक अधिकार है जिसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है संवैधानिक उपचार के तहत। परमादेश के रीट का क्या अर्थ है? हमारा आदेश है। परमादेश का मतलब हमारा आदेश है। अगला जानेंगे, लैटिन में किस रीट का अर्थ हमारा आदेश है? तो परमादेश रीट। किस रीट का मतलब हमारा आदेश? तो याद रखना परमादेश रीट, ये लैटिन भाषा का शब्द है परमादेश। कौन सी याचिका कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो परमादेश। कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय का एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो प्रतिषेध। क्या जारी कर सकता है? प्रतिषेध। उच्चतम न्यायालय वो अपने से निम्नतर न्यायालय को जारी करता है, वो होता है प्रतिषेध। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है प्रमाणित करना या जानकारी देना। उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार से? किस रीट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का वह रीट कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा रीट। तो अधिकार परीक्षा रीट क्या है? उच्चतम न्यायालय का वह रीट है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है। कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत में प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1992 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय में यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? अनुच्छेद 142। और अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है।